आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपने आर को एस की जगह लिख दिया ना, अगर आपने आर को एस की जगह लिख दिया तो आपके सवाल में ना गलती हो जाएगी, आप फिर सोल्व नहीं कर पाएंगे उसको। देखिएगा ये और ये पी क्यू आर और ये एस, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। क्लियर है? ये इसने दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। पी क्यू पी एस के बराबर है। ये जो पी क्यू है ये वाला, ये पी एस के बराबर है और आर क्यू आर एस के बराबर है, आर क्यू आर एस के बराबर है। ठीक है, चलिएगा, कोई बात नहीं। इस चतुर्भुज के बारे में में से कौन सा कथन है? प्रत्येक विकर्ण प्रत्येक शीर्ष पर कोण को समद्विभाजित करते हैं। ये विकर्ण खींच लिए हमने इसके। ठीक है, प्रत्येक विकर्ण प्रत्येक शीर्ष पर कोण को समद्विभाजित करते हैं। ये कहते हैं कि ये यहाँ से अगर इसको हम विकर्ण को खींचेंगे तो इस कोण को समद्विभाजित करेगा। जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस फिगर को ऐसे लूँ, ऐसे पी क्यू आर और एस, देखिएगा अगर मैं इस फिगर को ऐसे ले लेता हूँ ना, ये भी तो एक चतुर्भुज है, देख लो आप। अगर मैं इस फिगर को ऐसे लूँ और ऐसे, और मैं इस विकर्ण को अगर खींचता हूँ ना ऐसे, और इसका विकर्ण ये खींचेगा ऐसे, तो ज़रूरी नहीं है कि ये एंगल को बाइसेक्ट करे। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहता है कि इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित, इसका विकर्ण तो यहाँ से यहाँ तक हो गया भाई, देखना इसका विकर्ण, इस केस में देखो ये विकर्ण तो यहाँ से यहाँ तक हो गया और ये विकर्ण, ये समद्विभाजित कहाँ करता है? इसको नहीं करता। दूसरी बात भी गलत है, पहली भी गलत है। इसके विकर्ण परस्पर लंब है, इसके विकर्ण बराबर है, तो इसके विकर्ण लंब हो सकते हैं हर केस में। देखिए यहाँ भी लंब बन रहा है, यहाँ भी लंब बन रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 है इसका। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है मेरे भाई? 44वां सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिएगा इसको करवा देते हैं। ये कहाँ से आ गया? चलिएगा 44वां सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है मेरे भाई, देखिएगा। इस सवाल का सलूशन बताना बहुत जरूरी है। सुनीता द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। अंग्रेजी में 72, हिंदी में 84, गणित में 96, विज्ञान में 80, सामाजिक विज्ञान में 68। यदि उपरोक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाता है, पाई चार्ट आपको पता हो कि एक गोल घिरोले में बनाया जाता है, गोल गोल सर्कल के अंदर बनाया जाता है। क्लियर है? तो पाई चार्ट किसमें बनाया जाता है? एक सर्कल के अंदर बनाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो आपको चलिएगा बताते हैं सवाल का सलूशन। कुछ टेक्निकल दिक्कत हो गई थी, वो ठीक कर ली मैंने। क्या कहता है कि यदि उपरोक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाता है तो सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा? देखिएगा मेरे भाई, आप एक गोल गोल ऐसे खींच लेंगे, खींच लिया, 1 2 3 4 और 5, इसके 5 टुकड़े बनाओ। यहाँ से एक सेक्शन ये हो गया, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, चौथा सेक्शन और 5वां सेक्शन। 5 सेक्शन में हमें ये गोल गोल जो हमने सर्कल बनाया है इसको 5 सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे। अंग्रेजी में 72 लिख लो आप, अंग्रेजी में 72 है, एक में 84 है और दूसरे में 96 है और तीसरे में कितना है? 80 है और 68 है। ठीक है, चलिए भाई ये थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चेंज कुछ नहीं है, बस ये साइज बढ़ाया है इसका। ये तो आप कर ही सकते हैं, कोई सा भी कहीं भी लिख सकते हो आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लिख दिया। कहते हैं कि त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा, किसका? दर्शाने वाले, यदि उपरोक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाता है तो सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंकों का, गणित में कौन से हैं भाई? आपके गणित में ये है 96, तो यह 96 वाला ये है। इन सबको ऐड कर लो भाई, इन सबको ऐड किया, इनका एडिशन आप यहीं पे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। देखना 4 2 6, 6 6 12, 12 और 8 20 हासिल 2, यानी कि 9 और 8 17, 17 और 9 और 7 16, 26, 26 और 8 अच्छा 14, 34 और 6 40, यानी कि 96 अंक प्राप्त किए उसने 400 में से। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन इसको काट दो,
काटेंगे इसको, क्या करेंगे, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और बटा 100, 24, 24। तो आप इसको फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंटेज में बदलो। परसेंटेज में बदलने के लिए पता है क्या है, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, ये 360 का निकाल दो आप, 360 का फ्रैक्शनल पार्ट। कैसे, 0 से 0 कटा भाई, उसके बाद 24 की और इसकी गुना कर लो, या तो करो 24 की और 36 की गुना कर देंगे आप, 24 की और 36 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौक 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 3 चौक 12, 12 24 और 2 26 हासिल 2, यानी कि 3 दूनी 6 2 8, 864, यानी कि 86.4 आ गया। इनकी जो मल्टीप्लिकेशन आई है मेरे भाई, वो आई है 86.4 आ जाएगा, ठीक है। और 86.4 ऑप्शन नंबर आपका 1। मतलब कहने का ये, पता है सॉल्यूशन कैसे किया मैंने, आप समझो इस चीज़ को। इन सबको ऐड कर लिया हमने, और गणित में कितने प्राप्त किए उसने, 96। कितने में से, इन सबको ऐड कर लिया 400 में से, ये मार्क्स अचीव करे उसने। इस फ्रैक्शन को हमने 360 को इस फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया, मतलब 360 से इसलिए गुणा करी क्योंकि हमें ये पाई चार्ट में बदलना है। तो हमें इतना तो क्लियर ही है कि 96 400 में से प्राप्त किए उसने, ठीक है। अब ये एक फ्रैक्शन आएगा, इसमें सीधे सीधे 360 की गुणा करके आंसर ले आओ, 86.4 आ गया आपका। चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिएगा भाई, अगला सवाल क्या कहता है आपका, अगले सवाल में क्या बोल रहा है ये, कहता है कि किसी लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई 1.2 मीटर है और इसका आयतन 4620 सेंटीमीटर की क्यूब है। देखो भाई, इसने यहाँ पे मीटर दिया और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब दिया, उसको ना सेंटीमीटर में बदल लेंगे हम, ठीक है। देखिए कि लंबाई इतनी है और इसका आयतन इतना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। चलिएगा, सबसे पहली बात तो ये है कि इसने जो इसकी लंबाई दी है ना, आयतन इसका जो होता है ना, आयतन वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें आप वैल्यूज रख दें 22/7 और गुना आर हमारे पास नहीं है, और एच कितना है 1.2 मीटर, 100 से गुना कर दो तो 120 आ जाएगा। और वॉल्यूम आ गया किसके बराबर, 4620 के बराबर। आर निकाल लें यहाँ से, 22 से काटो इसको, 22 दूनी 44 और 22 एकम 22, 210 आ गया भाई। और 0 से ये 0 कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 सते 21। इसका मतलब ये हो गया कि आर की वैल्यू आ गई 7 गुना 7 बटा 2 गुना 2। कैसे 2 गुना 2, 4 आएगा ना नीचे, ये वाला 4 नीचे चला जाएगा, यानी कि बटे 4। तो इसको स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो यानी कि 7/2 आ जाएगा। तो रेडियस कितनी आ गई इसकी, 7/2। तो आप लिख लेंगे इसकी रेडियस, यहाँ से हम इसकी रेडियस निकाल ले रहे हैं। रेडियस कितनी ले आए हम इसकी, 7/2। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। देखिएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को CS से बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये होता है 2 पाई R और H। 2 गुना 22/7 और R की वैल्यू 7/2 और H की वैल्यू कितनी दी है इसने, 120 सेंटीमीटर। तो काट दो, 7 से 7 कटा, 2 से 2 कटा, बस कट गया। गुना कर दो आप इनकी, 0 और 12 दूनी 24 हासिल 2, 12 दूनी 24 और 2 2640। ऑप्शन नंबर आपका 4 है, 2640 ऑप्शन नंबर आपका 4। क्लियर है भाई। अगले सवाल पे चलते हैं भाई। अगला सवाल क्या कहता है आपसे, देखिएगा भाई, इसका तो ऑप्शन नंबर 4 आ ही गया। अगले सवाल के लिए आपको पता है क्या है, नॉलेज होना जरूरी है। ये कहते हैं कि यदि एफ, वी और ई क्रम से किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखो, आपको पहले प्रिज्म पता होना चाहिए क्या होता है। ये प्रिज्म बना लेते हैं भाई,
ये आपका प्रिज्म हो गया। प्रिज्म, इसमें पता है क्या है, इसमें फलक कितने होते हैं, फलक होते हैं इसमें एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये चार और एक पाँच, पांच फलक होते हैं इसमें। और इसमें वर्टेक्स कितने होते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, वर्टेक्स जो होते हैं इसमें 6 होते हैं। ठीक है, जो किनारे होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद जो एज होता है ना इसका, एज किनारे 1 2 3 4 5 और 4 9 किनारे होते हैं इसमें। तो ये आपको प्रिज्म के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है, कितने किनारे होते हैं इसमें, कितने इसके वर्टेक्स होते हैं, कितने इसके फलक होते हैं, ये नॉलेज होना जरूरी है। ये मैं आपको अभी ये जो प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म का एक अच्छा सा पिक्चर बनाता हूँ। ये प्रिज्म होता है मेरे भाई, ये प्रिज्म है। प्रिज्म का पता है क्या है, प्रिज्म का जो बॉटम और जो रूफ होता है ना, दोनों सेम एक जैसे होते हैं, और पिरामिड में रूफ अलग होती है और बेस अलग होता है। तो ये प्रिज्म है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा इस प्रिज्म को हटाते हैं। अब आपका ये सोल्व करते हैं क्वेश्चन। क्या कहता है कि कौन सा सही है, तो फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करते हैं। 2f + 4v - 3e, वैल्यू रख दो भाई, 2 पंजे 10 और प्लस 4v, 4 छः 24 और -3 9 27, यानी कि 34 में से अगर 27 गए तो 14 में से 7 गए 7, और यहाँ है 8, तो पहली इक्वेशन तो फेल हो गई, तो पहला ऑप्शन तो इसमें नहीं है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 3f + 2v और -2e बराबर 11 आना चाहिए। 3f तो 3 पंजे 15 और प्लस 2v यानी कि 12 और -2e यानी कि 18, यानी कि 27 में से 18 गए, 17 में से 8 गए 9 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 11 है, ये भी गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, 2f + 3v और -2e बराबर 10 होना चाहिए। तो 2f यानी कि 10 और प्लस 3v 3 छंग 18 और -2e 9 दूनी 18, 18 से 18 यानी कि 10, और इधर भी 10 है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है भाई। चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, जितने मैक्सिमम हो जाए। 47 47। अब तो आपके 4 सवाल हो गए, इनको मैं फटाफट करवा देता हूँ। देखिएगा सवाल नंबर 47 में क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू पर एस एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि आर एस बराबर पी एस बराबर क्यू एस, यदि क्यू पी आर बराबर 15 तो 2 पी क्यू आर माइनस पी आर क्यू का मान बताओ कितना होगा। देखिएगा भाई, किसी त्रिभुज पी क्यू आर, ये ट्रायंगल ले लिया हमने, पी क्यू और आर, क्लियर है। इसमें पी क्यू आर की भुजा पी क्यू पर एस एक बिंदु है, ऐसा ये एस मान लिया हमने, ये यहाँ से मिला दिया इसको। तो कहते हैं कि आर एस बराबर, ये वाली आर एस बराबर पी एस इसके और बराबर क्यू एस के, इसके ये तीनों बराबर है। ठीक है, ये बोला है इसने, यदि क्यू पी आर बराबर 15, क्यू पी और आर अगर ये 15 है, अगर ये 15 होगा क्यू पी आर, तो सीधी सी बात है, इसके सामने की भुजा, इसके सामने का एंगल 15, तो इसके सामने का ये भी 15 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तीनों इस ट्रायंगल के अंदर पी एस और आर के अंदर ये कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा भाई, ये 150। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और कलर भी दूसरा ले लेता हूँ। देखिएगा ये 150 आ जाएगा, 150 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल आर पी और एस में जब दो एंगल 15-15 के हो गए तो तीसरा एंगल 180 में से घटा के 30 को 150 आ जाएगा। और तो सीधी सी बात है, ये लीनियर पेयर बन रहा है भाई, तो 180 में से 150 को घटाया तो ये 30 आ गया।
ठीक है, ये 30 आ गया तो ये सीधी सी बात है ये दोनों एंगल, क्योंकि ये साइड से एक दूसरे के बराबर तो इनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे, तो तीनों का एंगल का योग 180 है, तो 150 आ जाएगा। 150 का आधा कितना, 75। ये भी 75 और ये भी 75। अब बताओ जी क्या पूछ रहे हो आप। अब देखते हैं क्या पूछते हैं। कहता है कि 2 PQR, PQR का है PQ और R, यानी कि 75, 75 का 2 गुना, ये है ना 2 PQR, और माइनस PRQ, PR और Q, 15 और 75 कितने हो गए, यानी कि 80 और 10 90, यानी कि 150 में से अगर 90 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9 और 6 15, 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है भाई। आई होप कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं होती ज्योमेट्री वाले सवालों में। चलिएगा अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं भाई 48 पे। क्या कहता है, रेखा ए बी पर एक बिंदु P स्थित है तथा PQ एक किरण है। ये एक रेखा है भाई, ठीक है, बिंदु P स्थित है, इस पे कोई बिंदु P है, ठीक है, PQ एक किरण इस प्रकार है कि QPA एक किरण काटती है अभी इसको, ठीक है, PQ एक रेखा है और बिंदु P स्थित है, ठीक है, ये P, और ये एक रेज है, रे किरण। कहता है कि QPA यानी कि QP और ए कहाँ है, अच्छा रेखा ए बी है, ये रेखा ए बी, सॉरी भाई ध्यान नहीं दिया, ये रेखा ए बी है, इस पे बिंदु P है, कोई किरण उसको काटती है, तो रेखा, इसको B को ठीक से लिख लो भाई, रेखा ए बी पर बिंदु P स्थित है, P स्थित कर दिया तथा PQ एक किरण है। ओ अब आया समझ में, PQ एक किरण है, ये किरण है भाई, QPA, Q को ऊपर ले लो इजी रहेगा, ये Q ले लिया, QP और A कितना है 7x, QPB ये कितना है 5x, तो 8x माइनस 10, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ये लीनियर पेयर बन गया भाई। लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर का यानी कि 7x प्लस 5x बराबर 180, और 7 और 5 12x बराबर 180, तो 12 से 180 को काटेंगे तो 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, 15 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो कहता है 8x माइनस 10 की वैल्यू बताओ, तो देखो भाई, तो 8x माइनस 10 कितना होगा, यानी कि 8 और गुना 15, x की वैल्यू हमने निकाल ली, और माइनस 10, 15 8 120, 120 में से 10 घटाया तो यानी कि 110 आ गया भाई, 110। तो ऑप्शन नंबर आपका है, देखिएगा ये रहा 110, ऑप्शन नंबर सी। सॉल्यूशन ये है मेरे भाई, ये देख सकते हैं आप। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, किसी एंगल की वैल्यू नहीं निकालनी, ये निकालना है आपको, देखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है भाई, बड़ा अच्छा सवाल है 49th। क्या कहता है भाई इस सवाल में, कहता है कि 12,000 की एक राशि किसी निश्चित प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 1/1/2 वर्ष में 15,972 हो जाती है। जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है वह राशि उतने ही समय में उसी ब्याज दर से कितनी हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो। देखिएगा सोल्यूशन, देखिएगा भाई। भाई सबसे पहले क्या है कि जो इसने वैल्यू दी है 15,972, 15,972 और बटा 12,000, इनका रेशो निकालो। 12 से काटोगे ऊपर वाले को, 12 से इसे काटा, 12 एकम 12, 3 बज गए 39, 12 3 36, 3 बज गए 37, 12 3 36, 12 एकम 12, यानी कि ये आ गया 1331 बटा 1,000। और देखो अर्धवार्षिक है, 1.5 साल है आपके पास, ठीक है, और अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब हर 6 महीने में, तो 1.5 साल में कितने 6 महीने के कितने टुकड़े हो जाएंगे, 6 प्लस 6 और प्लस 6, 3 टुकड़े हो जाएंगे, यानी कि इसका क्यूब रूट करेंगे। टाइम कितना है आपके पास, आपके पास जो टाइम पता है कितना आया आपके पास, टाइम आया आपके पास 3,
हमें ईयर से मतलब नहीं है, हमें टाइम से मतलब है। टाइम कितना आया, 3 पार्ट आए, 3 टुकड़े, 3 यूनिट, यानी कि 6 महीनों के 3 टुकड़े। तो इसका इसलिए क्यूब रूट किया तो कितना आ गया, ये 11 का क्यूब होता है भाई, नीचे आ गया 10, 1331 11 का क्यूब होता है, आप देख लेना। अब 11/10 आ गया, 11/10 से फिर आएंगे 10 में, 11 में से 10 गया, कितना बचा, 1 बचा, 1/10 आ गया, और 1/10 10% के बराबर होता है, ये आपकी रेट आ गई, ये दर आ गई भाई आपकी। आगे बढ़ते हैं अब इसमें, आगे बढ़ते हैं, दर आपने निकाल ली, तो रेट कितना आ गया आपका, 10% आ गया। कलर रेड लेते हैं, रेट कितना आ गया आपका, 10% आ गया। अब क्या कहते हैं, वही राशि उतने ही समय में उसी ब्याज दर से कितनी हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है। तो देखिएगा भाई, 10% की ब्याज दर है, इसको 1/10 लिख सकता हूँ, फिर लिख सकता हूँ 11/10, ठीक है, 11/10, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है कि एक सही 1/2 ईयर है हमारे पास, और ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, ईयरली कंपाउंडेड। ईयरली कंपाउंडेड का मतलब है कि टाइम हमारे पास कितना हो गया, 1 + 1/2 टाइम हो गया हमारे पास, यानी कि 3/2 कह सकते हैं, या 1 से 1/2। तो इसकी पावर 1 आएगी प्रॉपर, क्योंकि हमारे पास टाइम कितना है, 1/2 है, 1 से 1/2, तो एक टाइम इसका 1 + 1/2, और 1 + 1/10, और इसकी पावर आ जाएगी 1/2। फ्रैक्शनल टाइम के लिए देखो ऐसे निकालते हैं, तो 11/10 और गुना ये आ जाएगा वही 1 + 1/10 और गुना 1/2 की अंदर गुना कर देंगे इसकी, ये अंदर गुना हो जाता है। तो ये आ गया मेरे भाई 11/10 और मल्टीप्लाई ये 20 हो जाएगा, तो यानी कि 21/20 आ गया मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, आगे सोल्व करते हैं, देखिएगा कैसे। तो ये आ जाएगा 11 और 21 की गुणा करेंगे तो 21 और 21 यानी कि 1 और 3 और 2, 231 आ गया, 231/20, 200। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो ये होता है आपका प्रिंसिपल और ये होता है आपका अमाउंट, और इन दोनों का अंतर होगा आपका CI, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है, 12,000 रुपये है, और 200 से 12,000 काटेंगे 60 आ जाएगा, 60 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो भाई, ऊपर वाले में क्या मल्टीप्लिकेशन करनी है, देखिएगा मल्टीप्लाई 60, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब कलर दूसरा ले लेते हैं, कलर देखिएगा इनकी मल्टीप्लिकेशन करके ये आएगा 0, 6 कम 6 36 18 और 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा, 0 6 कम 6 36 18 हासिल 1 6 दूनी 12 और 1 13 आ जाएगा भाई, 13,860। देखिएगा ऑप्शन में 13,860 है क्या कहीं, ऑप्शन इसके मैंने चेक किया था, ऑप्शन गलत ही है इसके, 13,860 आ जाएगा। मैंने दो तरीके से इसको सोल्व करके देखा था, 13,000 कितना आएगा, 13,860 ऑप्शन नंबर इसमें एक गलत है, कोई भी ऑप्शन इसमें ऐसा नहीं दिया गया है जो आपका सोल्यूशन दे सके। ये इसका सोल्यूशन है भैया, आप देख सकते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं है 13,860। आप अगर वैसे दूसरे तरीके से भी निकालोगे, देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट को 4 तरीके से निकाल सकते हैं, मैंने दोनों तरीके से 3 तरीके से निकाला, तब भी इसका 13,860 ही आता है, इसलिए ऑप्शन गलत है इसके। चलिएगा भाई नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल और लास्ट सवाल क्या कहता है, देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। एक दुकानदार वस्तु A को 384 पर बेचता है, तो उसे 20% की हानि होती है। देखिएगा भाई 384 है SP तो ये, और 20% की हानि, 20% की हानि, इसका मतलब ये हुआ कि 1/5, इसका मतलब ये हुआ 4/5। तो देखिएगा SP में उल्टी गुणा कर दो ना सीधे सीधे, 5/4, तो आपका CP आ जाएगा, कितना आ गया भाई, 4 से इसे काटेंगे, 4 8 4 9 36 और 4 6 24, यानी कि 5 36 हासिल 3 5 45 और 3 48, 480 रुपये CP आ गया भाई। दूसरे वाले केस में क्या कहता है, 400 रुपये का बेचा और 25% का लाभ, और 25% का लाभ है तो इसका मतलब ये हुआ 125%, यानी कि 5/4, यानी कि उल्टी गुणा, इसमें 4/5 से गुणा कर दो भाई, आपका CP आ जाएगा 4/5, क्या 5 से 5 8 40 80 8 चौक 32, यानी कि 320 आ गया, ये दूसरा CP आ गया। इन दोनों CPs को जोड़ लो भाई, कितना आ जाएगा रिजल्ट, यानी कि 7 और 8 800 आ गया। और फाइनली उसने कितने में बेचा, 852 में, 852 में, दोनों का अंतर कितना आ गया, 52 रुपये।
ठीक है। तो क्या कहता है कि उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। देखो CP 800 में खरीदा, 852 में बेच दिया, लाभ हुआ है और कितने पे, 800 पे, और गुना मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से जोड़े का 8 से 52 को काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 छंग 48 और 12 में से 8 गए 4/8 45, 6.5% का प्रॉफिट होएगा इसको। ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा। ये आपका CTET के पूरे पेपर का सोल्यूशन हो गया। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों, और ऐसी वीडियो अगर आपको पानी है तो बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू सो मच।